रिलेशनशिप। हम लोग अभी डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट था उसको मैंने ये बोला था कि एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में आपको याद रखना है। और कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे और होमवर्क में आपको दिए थे बनाने के लिए। होमवर्क जरूर दिखाइए बना के, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने बना के दिखाए हैं और बाकी भी जो भी हैं वो सब बना के जरूर होमवर्क को दिखाइए, ठीक है। सिर्फ हम लोग के पढ़ाने से नहीं होगा, आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका आने वाला भविष्य। भविष्य आपको सुधारना है, आपका भविष्य। हम लोग तो आपके भविष्य को उज्जवल करने में प्रयत्नरत है ही, लेकिन आपको भी तो उसके लिए स्ट्रगल या जो भी है वो करना चाहिए ना। तो इसलिए मन लगा के पढ़ना है और आगे हम लोग आज डिटर्मिनेंट्स को बढ़ाते हैं। डिटर्मिनेंट में एक बेसिक जो कंसेप्ट बनाया गया था, बताया गया था कि आप अगर प्रॉब्लम बनाते हैं तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता था ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर कि अगर जितना डिटर्मिनेंट है का ऑर्डर है उसमें से एक घटा लेना है। कहने का मतलब अगर 3 ऑर्डर का मान लीजिए डिटर्मिनेंट है तो मैक्सिमम ऑपरेशन उसमें एट ए टाइम जो आप अप्लाई कीजिएगा वो 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो उसी चीज को नोट्स में हम लिख देते हैं कि ताकि आपके कॉपी में वो अंकित हो जाए, है ना। ठीक है, तो लिखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। Applying ये ऑलरेडी बोल के समझा दिए थे, लिख दिए हैं कि क्या है। देखिए, जब हम लोग डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं और ऑपरेशन जो उसमें अप्लाई करते हैं, ऑपरेशन क्यों अप्लाई करते हैं? ऑपरेशन इसलिए अप्लाई करते हैं कि जो रिजल्ट लाना रहता है वो आने के लिए हम लोग प्रॉब्लम को इजी करते हैं, इजी इसकी, ताकि सॉल्यूशन करते हैं। कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन क्यों करता है? मरीज का जान बचाने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, है ना। और जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, तो वैसा भी उसको सोच के आगे का स्टेप लेना पड़ता है। तो वही चीज इसमें भी है कि हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे डिटर्मिनेंट का, तो मैक्सिमम नंबर जो ऑपरेशन होगा वो एट ए टाइम क्या होगा? ऑर्डर -1। अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 2 ही ऑपरेशन एक साथ हो सकता है। कहने का मतलब जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसमें कम से कम एक रो या एक कॉलम अनचेंज रहना चाहिए। अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो एट ए टाइम हम लोग 3 रो
या 3 कॉलम, ठीक है, को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, चेंज ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, एट ए टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एग्जांपल समझाते हैं इसको कि लेट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन at a time occurs is equal to 3 minus 1 2 मीन्स अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है x y z a b c l m n 3 ऑर्डर का है, तो इसमें जो अप्लाई होगा, अगर इस तरह से 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ऑपरेशन है एट ए टाइम ये कर सकते हैं। R1 को अगर चेंज करना है, ऑपरेशन मतलब चेंज करना, जीरो बनाने के लिए ये सब करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम एक्सपैंड जब करेंगे तो वो इजी से होगा। तो R1 को अगर चेंज करेंगे तो R1 प्लस 2R2 या 3R2 या कुछ भी इस तरह से एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं ना। तो यहाँ के R2, अब आप मान लो कि R2 को चेंज करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा M R3 ऐसे कर सकते हैं। तो 2 ऑपरेशन एट ए टाइम है ना। या तो R1 R2 में चेंज कीजिए, नहीं तो R2 R3 में या R3 R1 में, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। या R2 एंड R3 को चेंज कीजिए इस तरह से, ये वो किसी को अनचेंज रहने दीजिए। नॉट ओनली रोज, कॉलम में भी आपको ऐसे ही सोचना है। कॉलम में अगर करना होगा तो C1 को अगर चेंज करेंगे, C1 एंड C2 को चेंज कर दीजिए। C1 एंड C2 सपोज अगर चेंज होगा तो C3 क्या होगा, अनचेंज रहेगा। C3 में कोई चेंजेस नहीं करना होगा, C1 और C2 अगर चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो उसी तरह से ये कॉम्बिनेशन बना के करना है, प्रॉब्लम को बनाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। सेकेंड में एक ये है प्रॉब्लम जब हम बनाएंगे, अभी वो ये वाला टर्म्स आया नहीं है, इसका यूज नहीं हुआ है। एक क्या होता है कि जब डिटर्मिनेंट्स को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, तो मान लो कि डिटर्मिनेंट्स में के एलिमेंट रो को, किसी रो को अगर हमको मल्टीप्लाई करने का जरूरत है, ऐसा दिख रहा है कि वो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट इजी हो जाएगा। तो जितना नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी रो या किसी कॉलम को, उतना ही वही नंबर से आपको डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा। अगर मान लो कोई रो को या कॉलम को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के द्वारा, तो डिटर्मिनेंट का जो नया डिटर्मिनेंट जो बनेगा उसमें आपको जो नंबर से चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस नंबर से आपको डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं, है ना। इफ एनी रो या रोज लिखो या कॉलम, जो ऑपरेशन रो में करेंगे वही कॉलम में। इफ एनी रोज या कॉलम्स इज changed if any rows या columns is changed by multiplied, रोज के जगह रो करो, नन जीरो नंबर then determinant is divided by that number। तो ये नंबर से डिवाइड करेंगे ये,
जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, डमी डिटर्मिनेंट लेके समझाते हैं आपको, एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन इस तरह से, ठीक है। अगर हम अप्लाइंग ऐसे करते हैं, किसी भी रो या कॉलम को हम चेंज करते हैं, मान लो R1 में हम ऐसे चेंज कर दिए M R1, ठीक है, M R1, तो ये जब ऑपरेशन होगा R1 में हम चेंज किए हैं, तो ये ऑपरेशन होने के बाद कैसा दिखेगा डिटर्मिनेंट, तो ऐसे ये डिटर्मिनेंट दिखेगा। M से R1 की जगह पे M R1 लिखना है, तो M R1 मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा R1 के, तो M X हो जाएगा, M Y होगा और M Z होगा, बाकी एज इट इज, क्योंकि सिर्फ एक ही को चेंज किए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बाकी A B C L M N ऐसे रह जाएगा। और यहाँ M से हम मल्टीप्लाई किए हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपको डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा इसी नंबर से जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 1/m लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे कर रहे हैं तो। अच्छा, इसमें देखो ना, मान लो कि m कॉमन लेते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स में m मल्टीप्लाइड है तो m तो बाहर निकाल ही सकते हैं, तो m बाहर निकलेगा और ये पहले से m था, m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x y z जो कि ये था, है ना, तो सेम आ जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल और ये भी ले सकते हो, दूसरा जो एग्जांपल है वो सेकेंड एग्जांपल, मान लीजिए कि इसी में अगर हम अप्लाई करते हैं, सपोज अप्लाइंग एक्स वाई जेड, मान लो अप्लाई ये कर दो, R1 के जगह M R1 एंड R2 के जगह N R2 सपोज, तो आपका जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट, M इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, MX MY MZ, फिर R2 में तो M A N है ना, तो फिर अलग अलग नंबर ले लीजिए ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि कौन कौन सा रो हम चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, NY और NZ, LMN रह जाएगा, LMN, ये तो डिटर्मिनेंट जो ये बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये इस ऑपरेशन के बाद देखो ये अलग है, ये इधर पहले ऐसे था ये, ठीक है, अब फिर इधर ये आ गया, ये फिर इधर से ये ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/mn आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें भी m से गुना किए हैं, इसमें भी n से गुना किए हैं, तो आपको m से डिवाइड करना होगा और n से डिवाइड करना होगा डिटर्मिनेंट को, तो ये जितनी बार आप गुना करेंगे उतने बार डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ऑपरेशन एट ए टाइम हम लोग करेंगे। अब देखो, अगर मान लो कि सपोज अगर ऐसा रहा तो कैसे करेंगे आपको समझाते हैं। अब इसमें ये मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है, लेकिन इसको और अभी जो बता रहे हैं उसमें दोनों में क्या अंतर है वो देखिए, ठीक है। अगर मान लो कि अप्लाइंग ऐसे करते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में R1 को चेंज करते हैं, R1 प्लस M R2, ठीक है, तो आपका अगर यही डिटर्मिनेंट लेते हैं एक्स वाई जेड ABC और LMN, तो इसके हिसाब से क्या होगा, R1 की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस M R2 M A, फिर y प्लस M B, फिर z प्लस N C आ जाएगा, बाकी ABC L M N, ये होगा डिटर्मिनेंट डेल्टा। ये अप्लाई करेंगे तो इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई एंड एडिंग है। सिर्फ अगर ये मान लो कि ऐसे रहता, ये R1 को हटा दो, M R2 रहता, तो सिर्फ M R2 रहता, तो क्या होता है कि इसमें M A M B M C आता और X Y Z सिर्फ रहता और इधर 1/m आया था। तो इसको और इसको समझने का जरूरत है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपको
इस अप्लाइंग ऑपरेशन को और इस ऑपरेशन में अंतर क्या है समझ में आ रहा है ना। इसमें से किसी रो को चेंज किया गया है ना। तो चेंज किया गया है और चेंज कैसे हुआ, मल्टीप्लाई करके। जैसे ही किसी रो को मल्टीप्लाई सिर्फ करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट्स में इस रो का मल्टीप्लाई होगा। अब जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड भी करेंगे। अगर दो ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं तो जो से मल्टीप्लाई कीजिएगा जिस रो को, है ना, उतना ही से आपको डिटरमिनेंट को भी डिवाइड करना होगा। ये ऐसे लिखा हुआ है बाहर, इसका मतलब 1/m जो रिजल्ट आएगा डिटरमिनेंट का उससे डिवाइड है। तो इस तरह से ये सिचुएशन आया। तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन अलग है ऑपरेशन। तो ये यही सब मेन समझना है ना, प्रॉब्लम बनाने के लिए डिटरमिनेंट को। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट में था नोट्स, जिसको हम लोग प्रॉब्लम के दौरान समझाए थे। और ये अभी जो प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें ये सब आने वाला है। तो पिछले क्लास में एनसीईआरटी का 8 प्रॉब्लम बना लिए थे, 8वां तक बन गया था, 9th प्रॉब्लम को आज बना। चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 9। देखो ये कितना अच्छा प्रॉब्लम है और कितनी बार इसको बोर्ड में पूछा गया है। इस पैटर्न का प्रॉब्लम आपको आईआईटी में भी पूछा गया है। तो देखिए ये बोर्ड में जो आया है, सीबीएसई बोर्ड में 2007 में आया है, फिर 11 में, 13 और 14 में आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, देखिए एक्चुअली हमारा मकसद क्या होता है, ये तो फैक्टर जो प्रूव करना है वो तो देखना ही देखना है। साथ साथ इसको अगर हम सिंपली मान लो किसी बच्चा को नहीं आ रहा है, कुछ ऑपरेशन करने नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो एग्जाम में अगर कुछ नहीं भी करने आ रहा है तो कम से कम आप कुछ मार्क्स लेके तो जरूर आ सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसको सिंपली अपना सिंप्लीफाई करना शुरू कर देना। क्या कर सकते हो अगर नहीं कुछ बुझा रहा है तो। लेकिन अगर ये इसको सिंपल बनाना है तो हम लोग ऑपरेशन जरूर करेंगे। मतलब ये देखते हुए कि इसको इसके अंदर का जो एलिमेंट्स है उसका वैल्यू 0 कैसे ला सकते हैं, तो उसका वैल्यू कैसे 0 होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखिए। जैसे देखिए अगर किसी में 1 1 आ गया तो आपस में अगर दो रो में इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 आ गया तो अगर हम आपस में घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो देखिए कि इसमें YZ है, ये सिचुएशन इसमें YZ है, इसमें ZX है, इसमें XY है। कहने का मतलब अगर ये XYZ हो जाए, XYZ हो जाए, XYZ हो जाए तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं XYZ को। ठीक है, तो XYZ इसमें होने के लिए इसमें X से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो XYZ हो जाएगा। इसमें XYZ होने के लिए Y में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, R3 में अगर हम Z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका XYZ हो जाएगा। और फिर XYZ जो होगा उसको बाहर डिटरमिनेंट साइन से निकाल लेंगे। तो यहाँ 1 1 1 ऐसे, तो रास्ता दिख गया ना कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं रोज को, ताकि ऐसा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि ये जो C3 है इसका एलिमेंट्स XYZ हो जाएगा, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट साइन से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी से फिर प्रॉब्लम बनेगा। जहां 1 1 आ गया आपको दिखने लगा किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 दिख रहा है तो वहां आपको क्लैप करने की जरूरत है, थाली पीटने की। कैसे मोदी साहब ने थाली पिटवाया था ना, तो उसी तरह से, बिकॉज वो प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। तो आगे इसको बढ़ते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे इसमें, अब क्यों करेंगे इसको 1 1 1, यही एक ऐसा है जो आइडेंटिटी आ सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, XYZ हो सकता है, बाकी कोई नहीं होगा, है ना। तो इसमें X से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब हम R1 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 में चेंज किए किस से मल्टीप्लाई करेंगे, X से। X में ये X से मल्टीप्लाई किए तो XYZ हो जाएगा। इसमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो XYZ होगा। R2 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, XY R2, एंड R3 में Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। तो ये
आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। कितना से? एक्स वाई जेड से। तो आपको डिटर्मिनेंट आपका क्या बन गया? ये डेल्टा मान लीजिए, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया? एक्स आर वन की जगह अब एक्स आर वन लेना है, तो एक्स आर वन क्या होगा? इस एक्स से गुना करो तो एक्स स्क्वायर, इससे एक्स क्यूब, अब इससे एक्स वाई जेड, फिर y से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो y स्क्वायर, फिर y क्यूब और फिर एक्स वाई जेड, फिर z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर, z क्यूब और एक्स वाई जेड। तो ये मल्टीप्लाई हुआ है तो x से डिवाइड भी होगा, y से डिवाइड भी होगा और z से डिवाइड भी होगा। जस्ट अभी नोट्स में लिखवाए थे। तो ये इस तरह से ये हो गया। क्लियर? अब इसमें 1 1 लाने के लिए 1 आएगा तभी 0 आएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो एक्स वाई जेड C3 से कॉमन हो सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टेकिंग क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड टेकिंग आउट फ्रॉम C3 वी गेट, तो डेल्टा, तो एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। अब पहले से एक्स वाई जेड था, आपका डिटर्मिनेंट क्या बन गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहां 1 1 1 1 1 1, ये इज इक्वल टू ये, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन आ गया। अब ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन आ गया, इसको आराम से हम लोग बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, 1 1 1, अब आपस में घटाओगे, इसको इससे घटा लोगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा। किसी दो ऑपरेशन कर लेते हैं एक साथ में, है ना? ठीक है, तो आपको ये सिचुएशन आएगा। क्लियर? जब हम लोग ऑपरेशन जोड़ घटाओ ये सब करते हैं एक्सप्रेशन में, मान लो किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो से जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो ऐसा ऑपरेशन एट ए टाइम 2 होगा। इसमें गुना करने वाला था। ठीक है, आप 2 को एक साथ कीजिएगा, फिर ये भी कीजिएगा तो बात बराबर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? किसी एक को अनचेंज छोड़ दो। मान लो सपोज इसको अनचेंज छोड़ देते हैं, इसको। ठीक है, इसको अनचेंज कर देते हैं, किसी एक को छोड़ दीजिए। आपको घटाना रो वाइज है तो किसी रो को अनचेंज रखना है। तो अब अप्लाई क्या होगा प्रोसेस? R1 की जगह R1 माइनस R3 कर दो, और R2 की जगह क्या करो? R2 माइनस R3 कर दो। जिसको अनचेंज रखे हैं उसी से घटा दो, है ना? आप R1 की जगह R1 माइनस R2 भी कर सकते थे, R2 की जगह R2 माइनस R3 भी कर सकते थे। हमने R1 R2 को चेंज कर दिया, R3 को अनचेंज रख दिया। तो इससे ये अप्लाई करने से क्या बनेगा? इधर देख लीजिए, इधर तो ये आपका डेल्टा बराबर क्या हो गया? ये तो कैंसिल हो गया, तो ये अब इसको R1 की जगह R1 माइनस R2, तो पहला वाला क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, R1 माइनस R3 है तो जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फिर दूसरा क्यूब, एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये 0, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये 0। अब ये तो अनचेंज्ड है, इसको रखना ही पड़ेगा अनचेंज्ड, नहीं तो सब घटा देंगे तो 0 0 आ जाएगा, है ना? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसलिए वैसे करते ही नहीं है। तो ये आपको ये आया। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 3 एलिमेंट्स है, 2 को 0 हो गया, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब एक्सपैंड कर दो, है ना? तो एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट along C3 वी गेट।
तो यहाँ इसके अलोंग करेंगे तो ये दो एलिमेंट तो खत्म हो गया, जीरो हो गया। इस पे साइन क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। इसको क्वेश्चन बना दीजिए तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो ये और ये बच गया। डिटर्मिनेंट क्या बच गया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब जेड क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, ये। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये। अब इसको फैक्टर के रूप में लाना है तो फैक्टर के रूप में करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद अब सोल्व हो जाएगा, बट बनाते हैं। अब कौन कौन सा कॉमन हो रहा है, वाई जेड कॉमन हो गया, और एक्स जेड ये वाला वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड ये दो कॉमन हुआ। एक्स माइनस जेड और वाई माइनस जेड कॉमन हो गया तो दोनों निगेटिव वाला, तो ये बच गया एक्स प्लस जेड, और ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड कॉमन हो गया तो ये वाई प्लस जेड, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इधर लिखते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ टर्म कटेगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड, दो को तो फैक्टर आ ही गया ना, एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस कर लेंगे और वाई माइनस जेड। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस ये, फिर एक्स वाई जेड, फिर एक्स जेड स्क्वायर फिर प्लस जेड वाई स्क्वायर, फिर जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये पहला वाला हो गया, माइनस दूसरा वाला वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये आपका ऐसे आया। अब देखो इसमें कौन सा कटेगा, ये प्लस एक्स वाई जेड आई माइनस एक्स वाई जेड, ये और ये कैंसिल होगा। फिर अब और कौन सा टर्म कटेगा वो देख लीजिए, ये प्लस जेड क्यू है, ये माइनस जेड क्यू है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, इधर नहीं है, एक्स जेड स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब देख लो जेड वाई स्क्वायर है, कहीं नहीं है, वाई जेड स्क्वायर ये और ये है, ठीक है। अब जेड एक्स स्क्वायर नहीं है, जेड वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इतना बचा। अब और दिस इंप्लाइज दैट बचा वो क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर देखो जिससे फैक्टर बन सके, है ना। तो एक माइनस वाला इसके साथ दे दो, ये माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ, और जेड वाई स्क्वायर और ये माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग करके ये ऐसे करके लिख लिए, ठीक है। क्योंकि फैक्टर बनाना है तो माइनस वाला टर्म को इसका माइनस किसी की एक के साथ रखिए, इसका वाला इसके साथ रखिए, तभी तो फैक्टर फिर बनेगा। तो और मान लो इसको रखते तो क्या फैक्टर बनता, वाई स्क्वायर कॉमन होता तो एक्स प्लस जेड आता है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो वाई प्लस जेड आता, इसमें वाई प्लस जेड आता, तो वो फैक्टर फिर
यही चीज आएगा। तो इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड। अब इसमें देखो ये सब एक्चुअली क्या है ना, ये सब तो घर में आराम से कर सकते हैं, बट हम बता दे रहे हैं जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं ना वैसे ही फील होना चाहिए। तो एक्स वाई कॉमन लीजिए, एक्स वाई कॉमन लिए तो वाई माइनस एक्स ये प्लस इसमें वाई जेड एक्स है तो जेड सिर्फ कॉमन होगा और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया और डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड और एक्स वाई माइनस एक्स प्लस जेड और वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड। अब वाई माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया इधर अंदर में एक्स वाई प्लस जेड एक्स वाई माइनस एक्स कॉमन लिए तो एक्स वाई इधर बचा और इधर जेड और ये तो बच जाएगा वाई प्लस एक्स। ये इस तरह से तो आपका जो प्रूव करना था वो आ गया। डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड और वाई माइनस एक्स और इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई जेड और जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये आ गया। और इसमें देखो x माइनस वाई तो इसको इंटरचेंज करो और z माइनस एक्स, इसको z माइनस एक्स लिखोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और इसमें x माइनस वाई लिखोगे तो इसमें माइनस कॉमन लेना होगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है तो इसको x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये आंसर हो गया, प्रूव हो गया है ना। इसको x माइनस वाई लिखने के लिए माइनस कॉमन इसमें से लिए और इसको z माइनस एक्स लिखने के लिए माइनस इसमें से कॉमन तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख दिए। तो यही आपको प्रूव करना था जो कि सीबीएसई बोर्ड में इतनी बार पूछा हुआ है। मेन आपको ये फैक्टर करने में जो भी हो और थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर देना है। तो ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो गया, प्रॉब्लम नंबर 9। तो अब प्रॉब्लम नंबर 10 को हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें देखो कैसे इसको अप्रोच करोगे, मकसद क्या है, जीरो लाना, इसके अंदर एज मच एज जीरो हो सकता है वो करने की जरूरत है। ठीक है तो मकसद ही हमारा ये है। और जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसके कारण इधर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 1 आ जाता है तो उसको फिर घटा देंगे आपस में तो जीरो हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि इसको कैसे क्या करें, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम बताने के बाद तो आप फिर लगेगा तो इजी है, लेकिन पहला जो स्ट्राइक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें और ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब ये देखो अगर एक बार देखते हैं कि ऐड अगर करते हैं, ठीक है, तीनों को ऐड कर दिए, ठीक है, और R1 को रिप्लेस कर दिए बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 2x प्लस x 3x और ये 2 5x हो जाएगा और प्लस 4 5x प्लस 4 ये यहां पे आ जाएगा। चेंज अगर करेंगे सबको जोड़ के ये भी 5x प्लस 4 ये भी 5x प्लस 4 तो सिमेट्री मिल रहा है ना। तो R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए या आप C1 C2 C3 भी कीजिएगा तो वही सेम चीज आ रहा है क्योंकि 2 2 4 और 1 ये 5x प्लस 4 5x प्लस 4 इस तरह से ये आ रहा है। तो या तो रो ऑपरेशन से चलिए या कॉलम ऑपरेशन से चलिए। ठीक है तो अप्लाइंग R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये मत समझना कि तीन ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, नहीं, ऑपरेशन एक ही हो रहा है, सिर्फ R1 में चेंज हो रहा है, बाकी दो रो अनचेंज्ड है। ठीक है तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा
R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, इसको जोड़िए तो 2x प्लस x, 3x प्लस 2x, 5x प्लस 4, ये भी 5x प्लस 4 आएगा। तो सिमेट्री आ गया ना, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 1 1 आएगा, फिर घटा देंगे तो 0 होगा। तो इस तरह से बाकी को छोड़ दो ऐसे ही, 2x x प्लस 4 और 2x x प्लस 4। क्लियर? ये अब इसमें टेकिंग आउट, ये इंग्लिश लिख लेंगे, टेकिंग आउट 5x प्लस 4 फ्रॉम, इससे लिखाएगा कि किससे बाहर ले रहा है, तो ये सब में है, इसमें तो ये क्या कहलाता है, रो, तो R1 दी गए। तो आपको बनाइए यहां से, तो ये कॉमन ले लिए तो डेल्टा का वैल्यू 5x प्लस 4 डिटर्मिनेंट, तो यहाँ 1 1 1 आ गया, फिर ये 2x x प्लस 4, फिर 2x और ये 2x और x प्लस 4 ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब किसी एक को अनचेंज रहने दो, मान लो कि इसको अनचेंज रहने देते हैं, क्योंकि इसको घटा के 2 को 0 कर देते हैं, आपस में घटेगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। किसी एक को अनचेंज रखिए, इसको अनचेंज रखते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। मान लो कि ठीक है, इसको अनचेंज न करके इसी को R1 को अनचेंज कर देते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा अलग ढंग से अनचेंज इसको रखिए, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन अब होगा, है ना, एक बार रो ऑपरेशन फिर कॉलम ऑपरेशन। तो अप्लाइंग, अब क्या है, ऐसे घटेगा 1 1, तो C1 को अनचेंज छोड़ दिए हैं, तो C2 को चेंज करो, तो C2 को के लिए क्या करेंगे, C2 माइनस C1 जो अनचेंज है उसी से घटा देंगे। फिर C3 के लिए C3 लिखे माइनस C1 जो अनचेंज वाला है उसी से घटाते हैं। तो आप C2 से भी घटा सकते हैं, उसको कोई ये नहीं है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 5x प्लस 4, बचा क्या, C1 को अनचेंज है ये। क्लियर? अब C2 माइनस C2 माइनस, तो 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x, तो क्या होगा 4 माइनस x हो जाएगा। माइनस 2x करोगे तो माइनस x होगा ना, तो ये 2x माइनस 2x 0। क्लियर? अब C3 माइनस C1 0, 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 माइनस 2x, तो 4 माइनस x। इतना सारा 0 आ गया। अब क्या चाहिए, तो बहुत सिंपल है, हो गया। तो अब एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग, किसके अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे, R1 के अलोंग, R1 भी हेड। तो एक्सपैंड अगर डिटर्मिनेंट को करते हैं R1 के अलोंग, तो डेल्टा बराबर 5x प्लस 4 ये, और इधर क्या होगा, इसको क्वेश्चन बना दो, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये बच गया, तो ये और ये, ठीक है, तो ये 0 हो गया। 4 माइनस x का होल स्क्वायर, अब माइनस 0 ये, ठीक है। तो आ गया 5x प्लस 4 और 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 10 भी आपका बन गया। ठीक है, तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं ना। तो इसमें देखो एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो आप एनसीईआरटी का जो बचा हुआ जो प्रॉब्लम है वो हमको
बना के दिखाइए, और अगर जो नहीं बनता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में वो इंक्लूड कर देंगे वो उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मान लो हम प्रॉब्लम बना देंगे, सब प्रॉब्लम एक एक प्रॉब्लम अगर बना देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का है, ये तो ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन तो है नहीं, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम में देख रहे हैं टाइम टेकिंग हो रहा है, सब करने में टाइम लगेगा आपको। तो घर में प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम होमवर्क दिया जाता है उसको बनाइए, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का इसके आगे का जो प्रॉब्लम है वो भी बनाने का कोशिश कीजिए। जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड कर लेंगे। और सबसे अहम बात जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो हम बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए सब, क्योंकि अब पढ़ाई तो ये हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, बड़े मजबूती के साथ पढ़ रहे हैं, डरने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। और आपको जैसा न्यूज मिल ही गया होगा, 31 जुलाई तक तो स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह ये सब नहीं खुलेगा। एक मंथ का टाइम पीरियड है, ये एक लंबा टाइम पीरियड है, उसके बाद कब डिसीजन होगा वो भी ये डिसीजन आया नहीं है कि 31 के बाद कब, आखिर कब तक, है ना। तो इसलिए इसमें हम लोग जैसे क्लासरूम में पढ़ते थे उसी उद्देश्य से, उसी ढंग से पढ़ना है, उसी सोच से पढ़ना है, मजबूती के साथ पढ़ना है। और जो क्लासरूम में जो चीज आपको मिलता था, अवेलेबल होता था, डीपीपीएस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट असाइनमेंट, वो सब आपको मिलेगा मोबाइल ऐप के द्वारा। ठीक है, मोबाइल ऐप के द्वारा। और एक सप्ताह के आसपास का हम टाइम देते हैं, वो आप टाइम भी बताइए, आपको जो बोलते हैं वो आप लोग बोलिए, बात नहीं कीजिएगा, नहीं लिखिएगा, तो कैसे काम चलेगा। सिर्फ टीचर को पढ़ाने से नहीं ना होगा जी। हम लोग तो मान लो खूब मेहनत कर दिए, अब तो वो लोग वहां हीरो गिरी कर रहा है, हीरो हीरोइन बन रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऐसे कैसे होगा, है ना। हम सिर्फ खाली टीचर से मेहनत करवाना है, तो आप भी मेहनत कीजिए। मेहनत कर रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मेहनत कर रहे होंगे यार, लेकिन वो दिखना भी हमको चाहिए ना। ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं तो वो दिखाइए, जो होमवर्क मिलता है उसको बना के दिखाइए, और प्रॉब्लम जो बोलते हैं उसको भी दिखाइए। तो ये कहने का मतलब है डीपीपीएस असाइनमेंट ये सब आपको मोबाइल ऐप के द्वारा दिया जाएगा। तो आप उसमें मोबाइल ऐप जैसे ही डाउनलोड, बहुत बच्चा डाउनलोड कर चुका होगा, वो तो आज से नहीं, तुम लोग 11 से ही पढ़ रहा है, जो पुराने बच्चे हैं। और जो नए बच्चे हैं नहीं डाउनलोड किए हैं, तो वो स्मार्ट स्टूडेंट प्ले स्टोर पे जाके उस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। यूजर आईडी और पासवर्ड अगर नहीं है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो वीडियो लेक्चर में शुरू में जो नंबर रहता है उस पर कॉल करके। ठीक है, तो ये है। दूसरा अहम बात है, जो एक सप्ताह में आप लोग डेट भी बताइएगा कि कब आप इनवर्स का टेस्ट नहीं हुआ है। इनवर्स चैप्टर खत्म हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम उसमें लेंगे मोबाइल ऐप के द्वारा। मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है, ठीक है, उसके द्वारा टैब है या जो भी माध्यम है, उसके द्वारा आप उस टेस्ट को दे सकते हैं घर पे बैठे। और सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि जैसे ही आप टेस्ट देंगे, 1.5 घंटे का टेस्ट अगर है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है विथ निगेटिव मार्किंग, तो जैसे ही टेस्ट, हर क्वेश्चन के आगे उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये इतना मार्क्स का है और इसका निगेटिव मार्क्स ये है। ठीक है, अगर अलग अलग निगेटिव मार्क्स का क्वेश्चन अगर रहा तो जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, है ना, जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको तुरंत आपको फीडबैक आ जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स आया, कितना आपने प्रॉब्लम सही बनाया और कितना गलत बनाया। ये सब डेटा एनालिसिस आपके मोबाइल पे वो दिख जाएगा। साथ साथ हमको भी पता चलेगा कि किस स्टूडेंट को कितना मार्क्स आया। ठीक है, वो हमको बाय डिफॉल्ट सब पता चलेगा। आप जो कुछ भी कीजिएगा वो हमको पता चलेगा। तो आपका जितना मार्क्स आया वो मार्क्स मुझे भी पता चलेगा। वही मार्क्स आपके गार्जियन के पास भी, पेरेंट्स के पास भी वो मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस टेस्ट को जरूर दीजिए और मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मतलब हम आपको बता देंगे, अगर किन्हीं को जो नया स्टूडेंट हैं तो कैसे, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, वो भी प्रोसेस बता देंगे, या फोन के जरिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज तो हम लोग बहुत पढ़े, बहुत जानकारी लिए, ये सब है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, जो नहीं बनेगा उसको डिस्कस करेंगे और भी नए नए प्रॉब्लम के साथ
आगे बढ़ेंगे और इसके थ्योरी को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बोर्ड का थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जो आईआईटी से रिलेटेड थ्योरी बचा हुआ है डिटर्मिनेंट में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट भी कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा अभी इसमें है नहीं, है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स और अच्छा जो है आईआईटी का प्रॉब्लम बनवाएंगे, ये सब सारा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब सारा चीज मिलेगा। तो अच्छे से रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।